हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 जो कि धातु एवं अधातु पाठ से है। अभी हमने जो 32 वर्कशीट थी वो करी थी हमने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया और जल के साथ अभिक्रिया। अब हम करेंगे धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है धातु जमा तनु अम्ल। तनु मतलब डाइल्यूटेड अम्ल। एसिड में थोड़ा पानी लिया, उसमें एसिड डाला तो वो डाइल्यूटेड हो गया, तनु अम्ल हो गया। तो धातु जब भी किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, उस धातु का लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई धातु तनु अम्ल से क्रिया करती है, कोई भी अम्ल हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, तो वो हमेशा क्या देंगे, लवण और हाइड्रोजन। अब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। जैसे देखिए बेटा, सोडियम एक धातु है, यहाँ पर S है, मीन सॉलिड, ठोस है ये। इसकी हमने अभिक्रिया कराई है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मतलब हमने एक, जैसे यहाँ पर इन्होंने हमें ये परख नली दिखा रखी है, ठीक है। हमने क्या किया, उन परख नलियों में HCl डाल दिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला हुआ है, ठीक है। अब जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम एसिड डाला तो रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी और बन जाएगा, देखो ये Na जो है वो Cl से मिल जाएगा। सोडियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा, यहाँ देखिए बेटा, सोडियम जो है यहाँ पे सक्रियता श्रेणी दे रखी है, सोडियम हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो सोडियम इस HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बेटा जब भी कोई गैस निकलती, गैस को इस निशान से दिखाते हैं, ऊपर की तरफ एरो करके। ठीक है। ऐसे फिर उन्होंने जिंक की अभिक्रिया दिखाई हुई है। जिंक जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक भी हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। देखिए बेटा, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर है, तो जिंक भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आगे इन्होंने कहा है, कॉपर जो है, कॉपर की बात हो रही है, कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि कॉपर जो है, ये रहा बेटा, ये कम अभिक्रियाशील है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। अब आगे देखते हैं, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, उसके साथ अभिक्रिया करती हैं, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, ये वाला जरूर आता है, इसको तो आपने बहुत अच्छे से याद करना है। मैं आपको समझा देती हूँ ऐसा क्यों होता है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जैसे ही अगर HNO3 के साथ हम किसी चीज की क्रिया करवाएंगे, किसी भी धातु की क्रिया करवाएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगी, पर एकदम से क्या होता है, जैसी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये HNO3 उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बहुत ही एक ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये क्या कर देता है, जो हाइड्रोजन गैस निकली है ना, उसको ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब H2 के साथ ऑक्सीजन को मिला देता है, और जैसे ही H2 के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, जल, ठीक है। तो जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है जो, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस निकली है उसको ऑक्सीकृत कर देता है और पानी बन जाता है, और खुद वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब अपचयित हो जाता है। HNO3 अपचयित होना मतलब इसमें से H निकल जाता है और सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रह जाता है, और वो अलग अलग फॉर्म में बनता है। किसी रिएक्शन में
नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, किसी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, पर ये भी डिपेंड करता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर हम HNO3 को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें या थोड़ा ठंडा करें या थोड़ा उसे गर्म कर दें, तो अलग अलग कंडीशंस में ये अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग गैसें बनती हैं। वो हमें अभी 10th में करने की ज़रूरत नहीं है। पर बेटा एक एक्सेप्शन है ना, धातु अधातु में वैसे एक्सेप्शंस बहुत हैं, आपने देखा था। सिर्फ 2 धातुएं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, आप इसको याद कर सकते हो मामा, क्योंकि M और M, ठीक है, आप इसको मामा से याद कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि वो 2 धातुएं कौन सी हैं। पहले M से हो गया मैग्नीशियम और दूसरे M से हो गया मैंगनीज। सिर्फ ये धातुएं ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है आप लोगों को कि भाई वो 2 धातुएं कौन सी हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, क्योंकि बाकी कोई भी धातु HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? अन्य धातु लवण, अब बेटा ये आ गया, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। पहले तो बेटा आप ना इनको जरा ध्यान से पढ़ा करो। अन्य धातु लवण मतलब जैसे कोई एक धातु है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोई एक धातु है, उसकी रिएक्शन कराई किसी दूसरे धातु के लवण के साथ। ठीक है, तो जब कोई धातु किसी दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो बेटा यहाँ पर होती है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो बेटा, इन्होंने एक हमें रिएक्शन दी है Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का लवण है, ये जो कॉपर सल्फेट है कॉपर का लवण है। जब आयरन कॉपर सल्फेट के लवण से रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो बेटा क्या होता है? अब आप यहाँ आपको बहुत ये चीज ध्यान देनी है, आपको सीधा ये जो सक्रियता श्रेणी है इस पर आ जाना है आपको। आयरन जो है Fe आयरन, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है कॉपर के ऊपर है श्रेणी में, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ मिलकर एक नया लवण बना देता है, आयरन सल्फेट FeSO4। और ये जो कॉपर है ये अलग से रह जाता है सॉलिड फॉर्म में उस विलयन में। ठीक है, ऐसे उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है, कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद इस NO3 के साथ मिलकर कॉपर नाइट्रेट ये एक अलग लवण बना देगा और सिल्वर, जिस भी हम बर्तन में ये कर रहे हैं, सिल्वर उसके नीचे तली में बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे क्या बताया गया है, सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है। वो तो हमने देख ही लिया बेटा, सभी धातुएं एक जैसी रिएक्टिव नहीं होती, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है और कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती हैं। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ मतलब अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अभिकर्मक मतलब जैसे अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन अभिकर्मक हो गया। ठीक है, पानी के साथ हो रहा है तो पानी अभिकर्मक हो गया। और अगर किसी धातु को अम्ल के साथ कराएं, जैसे हम अभी ऊपर देख रहे हैं, तो उस केस में अभिकर्मक हो गया वो एसिड। तो सभी धातुएं एक जैसी उनकी क्रियाशीलता नहीं होती है, ये हम देख चुके हैं। अब आएंगे हम, अब बेटा यहाँ पर इन्होंने हमें थोड़ा क्या दिया हुआ है कि एक दो परख नली है, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, उसमें उन्होंने क्या किया है, एक लोहे की कील को धागे से बांध के लटका दिया है। तो क्या रिएक्शन होता है बेटा, कॉपर सल्फेट में जब आयरन डाला, Fe डाला, ये देखो ये जो पहली वाली रिएक्शन है, ये वाली कॉपर सल्फेट में जब आयरन को डाला तो क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद आयरन सल्फेट बन गया। तो देखो पहले जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा नीले रंग का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीला होता है। तो कुछ टाइम बाद जो नीला रंग है उसका हट गया, क्यों? क्योंकि
आयरन सल्फेट बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पार्ट में इन्होंने हमें सक्रियता श्रेणी बताई हुई है, मैंने आपको बताया ही था। कैल्शियम, पोटेशियम, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मैंने जो इससे पहले वीडियो भेजी थी उसमें आपको याद करने का तरीका बताया था। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था 4 शब्द याद रखना है, CHAA, C के साथ U, A के साथ U, H और A के साथ GG। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी याद करना इजी हो जाएगा अगर आप ये याद रखोगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और फिर 4 लिखना है। अब आगे बेटे यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम से सीसा तक। मैग्नीशियम ये यहाँ से, मैग्नीशियम से सीसा तक, सीसा मतलब लेड, यहाँ से यहाँ तक। मैग्नीशियम से सीसा तक सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। मतलब ये जो धातुएं हैं ये सब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक की धातुएं, और ये जो कॉपर है और ये जो सोना है, कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत कम अभिक्रियाशील है। सामान्य स्थितियों में जैसे मतलब या तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा है, या तो किसी चीज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तो ही ये रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करेंगे। अब यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संक्षारित नहीं, ये जो सोना है, सोना तो लेस रिएक्टिव है, संक्षारित नहीं होता। मतलब सोना अगर पीला है तो पीला ही रहता है ना, एक अगर वो प्योर है तो ठीक है, उस पर कोई परत नहीं चढ़ती, उसका रंग खराब नहीं होता। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, ये जो रिएक्टिव है, जिंक है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये धातुएं आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड तो बनाती हैं, हमने देखा था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। अब आगे ये कह रहे हैं बेटा हाइड्रोजन एक गैर धातु है। एक्चुअल में जो ये हाइड्रोजन है ना, ये एक अधातु होता है, तो फिर इसको हमने धातुओं के बीच में क्यों रख दिया बेटा? इसलिए होता है हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज धातुओं से भी मिलती हैं और कुछ क्या ज्यादा प्रॉपर्टीज, ज्यादा इसके गुण धातुओं से मिलते हैं, इसलिए इनको हम धातुओं के साथ दिखा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और रीजन दिया है, लेकिन इसे भी सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में मददगार है। तो तब जो H है इसके ऊपर जितने भी हैं वो रिएक्टिव हैं, मतलब धीरे धीरे रिएक्टिविटी तो कम होती ही जा रही है, और जो इसके नीचे हैं वो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव हैं। तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए बेटा ये वर्कशीट है आपकी और इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो अभी हमने पढ़ा था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, इसको किसी अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे अब ये तो हमने पढ़ाई था कि किसी भी धातु को, कोई भी धातु अगर उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाएगा तो वो क्या बना देगा? जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया बताओ, तो ये जस्ता है जिंक। जिंक को जब HCl में डाला तो मैंने आपको बताया था जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ मिलकर अपना एक लवण बनाएगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है, जो कि सफेद रंग का होता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जो गैस निकलती है उसको हम एरो के से दिखाते हैं क्योंकि जब भी गैस बनती है तो वो ऊपर उड़ जाती है। बेटा अब ये दूसरा प्रश्न है, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है? तो देखो कॉपर है Cu, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag, नाइट्रेट है NO3, ये एक लवण है, सिल्वर का लवण है ये। जब इसकी कॉपर से रिएक्शन होती है तो क्या होता है बेटा? कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करता है? सिल्वर को विस्थापित कर देता है और खुद, ये देखो कॉपर सिल्वर को हटा देता है, AgNO3 में से Ag को हटा दिया और NO3 नाइट्रेट के साथ खुद मिलके कॉपर नाइट्रेट बना देता है, और जो सिल्वर है वो बर्तन में ही रह जाता है, और जो कॉपर नाइट्रेट है वो नीले रंग का है और जो सिल्वर नाइट्रेट है वो थोड़ा सफेद चमकीले से रंग का है, ठीक है बेटा। तो
जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण Ag मतलब सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बनता है, और जो Ag है सिल्वर है वो नीचे तली में बैठ जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था। कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में बहुत छेद हो गए। जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखो। जो लोहा है, कॉपर सल्फेट को, ये जो कॉपर सल्फेट है इसको लोहे के बर्तन में रखा गया था आयरन में। तो जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सक्रियता श्रेणी में आप देख सकते हैं आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होता है, आयरन लोहा जो है इस कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसमें बेटा ये जो है कि उसमें छेद क्यों हो गए, अब क्यों हो गए छेद, तुमने लोहे के बर्तन में अगर उसको रखा है तो वो जो आयरन है, लोहा है, लोहे का जो पदार्थ मतलब जो लोहा है उसके कुछ एटम्स भाई लग गए ना, वो कंज्यूम हो गए आयरन सल्फेट बनाने में, इसलिए उसमें छेद हो जाते हैं। अब एक ये है आपको ये पूरा प्रश्न दे रखा है, मैंने यहाँ अलग से बनाया हुआ है। उन्होंने प्रश्न में दिया है कि आपको 4 धातुएं दी हुई है, A B C D 4 धातुएं हैं और उनको अलग अलग विलयन में डालना है। तो 4 विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये 4 विलयन है, एक है आयरन सल्फेट, एक है कॉपर सल्फेट, एक है जिंक सल्फेट और एक है सिल्वर नाइट्रेट। तो 4 धातुएं दे दी, हमें उनके नाम नहीं बताए, ABCD बता दिया, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, A धातु को लिया और इन चारों में डाल दिया, या उन्होंने जैसे A धातु को लिया और थोड़ा सा आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दिया तो उन्होंने देखा कोई अभिक्रिया ही नहीं हुई, और जब उन्होंने उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो विस्थापन अभिक्रिया हुई। विस्थापन का मतलब बेटा इस A ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और खुद मतलब कॉपर को हटा दिया और खुद ASO4 बना दिया। विस्थापन का मतलब आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, B धातु को उठाया, इन तीनों के विलयन में डाला, तो जब आयरन सल्फेट में डाला तो विस्थापन अभिक्रिया हुई। विस्थापन का मतलब आप समझते ही हो, अब आप सबको विस्थापन का मतलब समझ आ गया ना। विस्थापन का मतलब जैसे ही हमने B को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, विलयन में डाला, B ने आयरन को हटा दिया, ठीक है, और खुद SO4 के साथ लग के BSO4 बना दिया। फिर जब उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, मतलब डाला ही नहीं, छोड़ दिया उन्होंने खाली, अब मुझे नहीं पता ये क्यों छोड़े हुए हैं, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। अब ऐसे ही C धातु उठाया, इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, चारों में डाला, तो जब पहले में डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई, दूसरे में डाला कोई अभिक्रिया नहीं हुई, तीसरे में भी कोई अभिक्रिया नहीं हुई, और जब इसमें डाला सिल्वर नाइट्रेट में तो विस्थापन अभिक्रिया हुई। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब इस C ने Ag को विस्थापित करके हटा करके खुद NO3 के साथ मिलकर CNO3 लवण बना दिया, ठीक है बेटा। अब जब उन्होंने D धातु को डाला तो यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं हुई, यहाँ पर भी नहीं, मतलब D ने किसी से कोई अभिक्रिया करी ही नहीं। और बेटा मैं ये जानबूझ के अभिक्रिया, ये सक्रियता श्रेणी मैंने आपके लिए यहाँ पर दोबारा बनाई है, क्योंकि इस उत्तर का ये जो प्रश्न है इनके उत्तर देने में, इस वाले क्वेश्चन के, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लो, अगर A ने कॉपर सल्फेट में विस्थापन किया है, मतलब A ने कॉपर को हटा के SO4 के साथ मिलकर अपना लवण बनाया है, तो इट मीन्स आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो A धातु है वो कॉपर से रिएक्टिव है, कॉपर से रिएक्टिव है, मतलब वो इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है वो, ठीक है, तभी उसने कॉपर को हटाया है। तो इसका मतलब A जो है इनमें से कोई एक है, ये हमें क्लू मिल गया। अब B के बारे में देखें तो B ने क्या किया, यहीं पर विस्थापन कर दिया आयरन सल्फेट के साथ। इसका मतलब जो B है ना, वो उसने आयरन को हटा दिया, लोहे को हटा दिया, इसका मतलब B इनमें से कोई एक है, ठीक है, B इनमें से कोई एक है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो आयरन को हटा पाएगी, विस्थापित कर पाएगी। और C ने किसको विस्थापित किया, सिल्वर को, ठीक है, C ने विस्थापित किया है सिल्वर को, इसका मतलब C जो है इन सब में से कोई एक है, क्योंकि वो
सिल्वर को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर में से कोई एक धातु है ये। और जो डी है उसने तो कहीं किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करी, तो डी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बेटा देखो, अब मैं इनके प्रश्न आपको दिखा देती हूँ। इससे क्या समझ आया? आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? आप बताओ। देखो, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी बनी? बी। क्यों बनी? क्योंकि सबसे, देखो ये जो पीले मैंने ये बनाया था, ये वाला आयरन से ऊपर ऊपर वाले, तो बी इन 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक बी है। और जो ए है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 में से कोई एक है। तो आप खुद देख लो, ये जो मैंने 3 अलग अलग कलर के डाले हैं, सबसे छोटा जो है वो येलो का है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इनमें बी है। तो बेटा कौन है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील? बी। हाँ चलिए बेटा, ये जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पहला पार्ट है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो अभी मैंने आपको समझा दिया था, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है बी। अब धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? अगर हम बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो क्या होगा? देखो क्या होगा। बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, क्योंकि बी तो रिएक्टिव है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और SO4 इसको तो हटा देगा वो अपने रास्ते से, और खुद SO4 के साथ मिलकर एक नया सॉल्ट, एक नया लवण बना देगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में विस्थापित करें। तो आप सबसे क्रियाशील तो बी है, तो हमने पहले बी लिख दिया, उसके बाद ए है। ठीक है, हमने फिर ए को लिख दिया, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। फिर सी है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सक्रियता श्रेणी देख के बताया था। और फिर डी तो लेस रिएक्टिव है, वो तो बिल्कुल रिएक्टिव है ही नहीं। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट हो गई है।